अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होती हैं ऊप के अंदर, हम इसको बनाते हैं किस तरह से और क्यों बनाते हैं। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर क्या है? ये भी एक मेंबर फंक्शन होता है। हमने इसे पिछली वीडियोस के अंदर फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि हम उनको किस लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक फंक्शन होता है। लेकिन ये ऐसा फंक्शन होता है कि इसको कॉल नहीं करना पड़ता। बाकी जितना भी आप फंक्शंस बनाते हैं, जब तक मेन फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को फंक्शन कॉल नहीं करते, आप उसको कॉल नहीं करेंगे, तो वो अपनी जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो शो नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो आप उसको रन नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। तो ये ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है? जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। हर फंक्शन के स्टार्ट में आप इंट, वॉइड, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। यानी ये ऐसा फंक्शन है जिसके स्टार्ट में इंट, वॉइड, फ्लोट, कैरेक्टर नहीं आता। फिर इसका जो नेम है वो सेम होता है जो इसकी क्लास का नेम है। आपने टेस्ट नाम की क्लास बनाई है तो सेम स्पेलिंग टेस्ट के ही फंक्शन के होंगे और ये उसका कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। एवन के कैपिटल लेटर है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी कैपिटल होगा। ठीक है? आप उसमें एक स्पेलिंग भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर जो है ये नॉर्मल फंक्शन की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू कोई नहीं होती। ये नॉर्मली क्लास के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम यूज करते हैं। जो डेटा मेंबर, वेरिएबल को डेटा मेंबर कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैंग्वेज में। सो हम जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने फंक्शंस को देखा था कि वो फंक्शन पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर होते हैं। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर नहीं होंगे उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, जिसमें पैरामीटर होंगे उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने इधर लिखा जी क्लास एक टेस्ट है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो आप टेस्ट सेम नेम मैंने यूज किया, और उसके बाद ये जो स्मॉल पेरेंथेसिस हैं ये किस चीज के लिए होती हैं कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये एक फंक्शन है। लेकिन फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास जैसा होगा और इसके स्टार्ट के अंदर इंट, वॉइड, कैरेक्टर, फ्लोट नहीं लिखा होगा, तो इट मींस कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ऑब्जेक्ट हुसैन, हेलो हुसैन साजिद, और मैंने इसी क्लास का मेन के अंदर जाके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो मैंने इधर कोई फंक्शन कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिख के रन किया तो स्क्रीन पे दो बार आ जाता है हेलो हुसैन साजिद। दो बार क्यों आया? मैंने ऑब्जेक्ट दो बनाए हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर हुसैन साजिद और फिर न्यू लाइन पे वो आपको ले जाएगा, यानी इसके बाद जो भी लिखेगा वो न्यू लाइन पे लिखेगा। तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। मैं एक और कंस्ट्रक्टर इधर बना देता, कॉमा सी, सॉरी, एक और ऑब्जेक्ट, तो ये एक थर्ड लाइन पे प्रिंट कर देता। यानी जितने ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं तो ये फंक्शन ने ऑटोमेटिकली चलना विदाउट कॉल किए। तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा, सी आउट लिखा होगा तो सी आउट हो जाएगा। आपने इसके अंदर किसी वेरिएबल को एक वैल्यू रखवाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है? सो एक प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ क्लास दैट कंटेन्स टू इंटीजर डेटा मेंबर व्हिच आर इनिशियलाइज्ड टू 10 and 200 when object is created. It has a member function sum that displays sum of the data members. ये हमारे पास प्रोग्राम है। इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए, num1, num2, और डेटा की क्लास है और वो डेटा के नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना, उसमें हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवा दी। अब आपने डायरेक्टली ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसने क्या किया, num1 num2 को ऐड करके सम के वेरिएबल में रखवा दिया और ये इसको हमने सी आउट कर दिया। और जैसे ही हमने d1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके साथ हमने ऐड का फंक्शन डायरेक्टली कॉल किया, तो ये हमारे पास 300 का सम उसने डिस्प्ले करवा दिया। आपने इससे पिछली वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर आपने देखा कि हम हर वेरिएबल की पहले इनपुट लेते हैं, ये वेरिएबल के पैरामीटर के थ्रू वैल्यू सेट करवाते हैं किसी एक इनपुट के या फिल के फंक्शन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हमने इनपुट का फंक्शन ही नहीं बनाया, हमने कहीं पर भी सी इन नहीं करवाई, हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटोमेटिक एक फिक्स वैल्यू रखवा दी उसके अंदर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सेव होगी, और फिर जब आपने ऐड का फंक्शन कॉल किया तो उसने इसको ऐड करके डिस्प्ले कर दिया।
एक और है हमारे पास कि जिसमें एक क्लास है जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, उनको 130 और 200 आपने वैल्यू रखवाई जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सो उसके अंदर एक सम और एवरेज का फंक्शन है जो सम और एवरेज डिस्प्ले करेगा। उसी तरह से है, आपने एक डेटा की क्लास है, num1 num2 के दो वेरिएबल्स हैं, num1 में 130 है, num2 में 200 है। एक ऐड का फंक्शन है, वो क्या करता है, सम के num1 num2 को ऐड करके डिस्प्ले करवा देता है। एक एवरेज का फंक्शन है, num1 num2 को ऐड किया, 2.0 पे डिवाइड किया, पॉइंट इसलिए कि डेसिमल, अगर ये दोनों का सम जो है वो हमारे पास ऑड होता है तो वो इन सम हाउ के अगर वो डेसिमल में जाता है तो वो फ्लोट आंसर दे दे और ये उसको डिस्प्ले करवा देगा। ये दो फंक्शंस बनाए आपने, D1 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू ऐड का फंक्शन कॉल किया तो सम इज 330 डिस्प्ले हो गया। एवीजी का फंक्शन कॉल दिया किया तो उसने इन दोनों नंबर्स की एवरेज डिस्प्ले करवा दी। दूसरे तरह का भी कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आपने पैरामीटर दिए होते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं उसको आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये प्रेफर्ड मेथड होता है टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, ठीक है, वेरिएबल्स को इसके थ्रू आप स्टार्ट करवाएंगे, इसको प्रेफर किया जाता है। The method of passing parameters to constructor is same as passing parameter to normal function, कि इसके अंदर भी वही मेथड है पैरामीटर पास करने का जो है एक रेगुलर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, और पिछली वीडियोस के अंदर हम ये सब कुछ देख चुके हैं। फिर क्या होता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द पैरामीटर्स आर पास टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। पहले अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया होगा तो जब आप उसको एक्चुअली पैरामीटर का पास करेंगे कि जब आप उसको कॉल करेंगे, ठीक है, जब आप फंक्शन कॉल करते थे तब पैरामीटर पास करते हैं। लेकिन जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर पैरामीटर आपने किस वक्त देने हैं कि जब आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर आप क्रिएट करते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्लास एक सर्कल है, इसमें एक डेटा मेंबर है रेडियस, आपने इसको यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करवाना है और उसके बाद फिर आपने एरिया को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है थ्रू अ फंक्शन एरिया। ये हमारे पास कोड है। हमने सर्कल की क्लास ली, फ्लोट रेडियस है, इसका सर्कल का ये देखें सेम नेम के साथ मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, फ्लोट आर, इसको एक मैं पैरामीटर दूंगा और आपने रेडियस इक्वल आर कर दिया। ये जो भी इनपुट ली वो रेडियस के वेरिएबल को सेव हो जाएगी। ये हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से आप थ्रू पैरामीटर जो है वैल्यूज को सेट करवाते हैं अपने डेटा मेंबर्स में। मैंने कोई इनपुट नहीं ली, ठीक है, इनपुट का सेपरेट फंक्शन भी नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक इनपुट लेके वेरिएबल में रखवा रहा हूँ और वो डायरेक्टली क्या है कि वो डायरेक्टली जा रही है इसके अंदर वेरिएबल जो है रेडियस का, इसमें वो डायरेक्टली वैल्यू सेव हो जाएगी यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और फिर एरिया का मैंने फंक्शन कॉल किया, इसमें ये मैंने पाए आर स्क्वायर, पाए की वैल्यू इंटू रेडियस, ये एरिया का फॉर्मूला है, उसको कॉल करते हैं तो वो एरिया कैलकुलेट हो जाता है। सो मैंने ये मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को 3.4 पास किया। ये 3.4 क्या है कि अगर आपने मेरी फंक्शन की नॉर्मल C++ की वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया है डिटेल के अंदर कि एक एक्चुअल पैरामीटर होता है और एक फॉर्मल पैरामीटर होता है। तो ये जो 3.4 है ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, ये फ्लोट आर जो था ये फॉर्मल पैरामीटर है। जैसे ये क्रिएट, आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर देते हैं तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को वैल्यू असाइन होती है, आर को, आर रेडियस में रखवाता है और फिर आप सिर्फ एरिया का फंक्शन कॉल करते हैं जिसके अंदर आपने सिर्फ कैलकुलेशन कॉल की है। अगर आप कंस्ट्रक्टर के बगैर इस फंक्शन को रन करते तो वो एरर दे देता। क्या एरर आता कि वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू आपने नहीं रखवाई, ठीक है, और आपने उसमें विदाउट डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स आप जो है उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एरर दे देता है। लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसमें वैल्यू रखवा दी है अब वो किसी तरह का एरर नहीं देगा। तो कोई भी वैल्यू होती है, आप सेम क्लास का नेम बनाते हैं, उसको एक पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, वो वैल्यू आपके इन वेरिएबल्स में आ जाती है, फिर आप उसको यूज करते हैं। फिर आपने एक क्लास लिखनी है टीवी की जिसके अंदर एक ब्रांड नेम, मॉडल एंड रिटेल प्राइस, तीन तरह के वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर्स हैं। फिर इसके अंदर
आपने एक मेथड बनाना है जो तमाम एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करता है, एक मेथड बनाना है जो एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सके, यानी उसको सेट करवा सके। ऑल्सो राइट अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑल एट्रीब्यूट्स। हमने टीवी की क्लास बनाई, 3 वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग ब्रांड नेम, स्ट्रिंग मॉडल नेम, फ्लोट, प्राइस। टीवी के अंदर आप गए, आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया टीवी सेम क्लास नेम से, 3 पैरामीटर इसको पास किए, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, फ्लोट, पी। आपने जो भी ब्रांड में इनपुट देंगे पहले नंबर पर, वो क्या होगी, ब्रांड नेम वेरिएबल, जो कि एक्चुअल में इसका क्लास का डेटा मेंबर है, उसमें वैल्यू सेव हो जाएगी। मॉडल में आप वैल्यू जो भी पास करेंगे वो मॉडल नेम के अंदर सेव हो जाएगी। फ्लोट पी के अंदर जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो प्राइस के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फिर आप एक फंक्शन बनाएंगे चेंज का, इसको जैसे ही आप चेंज के फंक्शन को वैल्यूज एक और पास करेंगे, वो इसी के अंदर वो वैल्यू इन्हीं वेरिएबल्स की वो चेंज कर देगा। यानी एक जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट कर रहे हैं, एक आपने उसकी उसके बाद ये ओवरराइट करेगा कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को, क्योंकि सेम वेरिएबल में वैल्यू जब आपने चेंज का फंक्शन कॉल किया, अब ये जो कंस्ट्रक्टर वाली जो वैल्यूज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी और उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर न्यू वैल्यूज आ जाएंगी। और इस तरह से आप उन्हीं 3 वेरिएबल्स की ये अगेन आप वैल्यूज अपडेट कर लेते हैं। एक डिस्प्ले का फंक्शन है, वो क्या करता है, उन तीनों की डिस्प्ले कर देता है इन डेटा मेंबर्स को। ठीक है, टीवी टी, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। पहली है तो ये क्या था, ब्रांड नेम, तो ये सोनी ब्रांड नेम बन गया। मॉडल था तो ये एच डी टीवी क्या है, हाई डेफिनेशन टीवी जो है, ये उसका मॉडल बन गया। और फिर आपने प्राइस दी 24,430.2, तो ये उसकी प्राइस होगी। जैसे आपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो आप देखें, अच्छा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, आपने टीवी का टी के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको 3 पैरामीटर दिए जो आपने इधर कंस्ट्रक्टर को दिए थे, और ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ठीक है, तो आप ये देखें कि मॉडल एच डी टीवी, प्राइस, क्योंकि स्टार्ट में ये ब्रांड है तो ये पूरी मेरे ये थोड़ी सी वो हो गई है, पूरी तरह से नहीं है वो, ये जो आउटपुट है तो ये इसके अंदर थोड़ा सा वो मेरे क्रॉप हो गया, ऊपर इसके नीचे ऊपर ब्रांड भी था। फिर उसके बाद ये प्राइस आ गई। ठीक है, ये आपके प्रिंट हो गया। फिर आपने चेंज का वेरिएबल कॉल किया, उसमें अगेन 3 डिफरेंट वैल्यूज थी, उसने उन्हीं डेटा मेंबर्स की पहले वाली वैल्यूज को डिलीट करके न्यू वैल्यूज को सेव किया। वही डिस्प्ले का फंक्शन है, वो अगेन अब न्यू 3 वैल्यूज को ये डिस्प्ले करवा देता है। फिर आगे आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोड का मतलब जब भी आता है तो इसका मतलब है एक ही चीज है, उसको आप दो डिफरेंट एंगल से यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के साथ आया तो मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर 2 बार आप बनाएंगे, इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो पीछे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया, अब हम उसको इकट्ठा यूज करते हैं, पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। वो जब इकट्ठे एक ही प्रोग्राम में यूज हो जाएं तो हम इसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। The process of declaring multiple constructor with same name but different parameter is known as constructor overloading। यानी कि चूंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है तो आगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग को भी डिस्कस करेंगे। सेम नेम के दो डिफरेंट फंक्शंस बनाने के, नेम सेम हो, पैरामीटर के बेस पर हम उसको डिफरेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। फंक्शन के साथ आएगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर के साथ आएगा तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ वो ही काम हम कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम मस्ट डिफर इन द फॉलोइंग वेज, या तो नेम उसका पैरामीटर का डिफरेंट हो, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। तीनों में से कोई एक चीज का होना जरूरी है अगर आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहते हैं। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक नम का वेरिएबल है और एक सी एच का वेरिएबल है। एक कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने डिस्कस किया, वो नाम में 0 रखवाता है और करेक्टर में x रखवाता है। फिर एक कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, वो इन्हीं दोनों को इनिशियलाइज करवाएगा विद द गिवन वैल्यू, यानी जो भी हम उसमें एक नंबर देंगे वो नम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और जो हम एक करेक्टर देंगे वो करेक्टर सी एच के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है जो इसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक चंक की क्लास है
एक नम और सी एच का इसके अंदर दो, एक इंट वेरिएबल और एक कैरेक्टर वेरिएबल है। चंक के वेरिएबल को आपने क्या किया कि नम इक्वल 0, सी एच इज इक्वल टू एक्स, ये आपने ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके थ्रू आपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेट किया। एक और सेम नेम का कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में बनाया, बट इसमें दो पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। सेम इसके अंदर वही दो वेरिएबल्स, नम के अंदर जो भी पहला मैं नम इधर n लिखूंगा, यानी जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर अगर मैंने पैरामीटर रख दिया तो जो इधर मैं एंटर करूंगा उसी वेरिएबल में चला जाएगा और पहले वाला डिलीट हो जाएगा। फिर ये दूसरा भी चला जाएगा और वो पहले वाला डिलीट हो जाएगा। डिस्प्ले का फंक्शन नंबर जो भी नाम के वेरिएबल में होगा वो डिस्प्ले कर देगा, करैक्टर जो होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। मैंने चंक का C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर देखें, जब मैंने ये C1 ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसको पैरामीटर कोई नहीं दिया, तो इसका मतलब अब कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसका विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। इसमें जो आपने वैल्यूज लिखी हैं वो आपके इन वेरिएबल्स में वो वैल्यू जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर कोई नहीं कॉल करवाया हुआ ना। पैरामीटर ब्रैकेट में देते, फिर ये वाले पैरामीटर ने कॉल होना, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलता तो ये वैल्यूज नहीं स्टोर होनी थी। अब नम के अंदर 0 है और सी एच के अंदर x है। क्यों x है भाई? क्योंकि मैंने C1 जो है ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है मेरा। फिर मैंने क्या किया, इसी को डिस्प्ले कर दिया। अब वो स्क्रीन पर मेरी वैल्यू विजिबल है। अब मैंने क्या किया, यूजर को कहा कि एक नंबर एंटर करो। जो भी वो नंबर एंटर करता है वो एक नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एंट्री करवा दी। फिर मैंने उससे कहा जी एक करैक्टर एंटर करो, और वो मैंने करैक्टर का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू एंटर करवा दी। अब मैंने इसी क्लास चंक का एक C2 ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेकिन उसको ब्रैकेट में मैं दो वेरिएबल पास कर देता हूं। वो पहला वेरिएबल इंटीजर है, दूसरा करैक्टर है। अब वो कंस्ट्रक्टर के साथ इसको मैच करेगा। कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पहले तो दो पैरामीटर है, फिर पहला पैरामीटर जो है वो इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर करैक्टर है। हो सकता है एक और भी मैं नीचे ऑब्जेक्ट बना लेता जिसमें इसी तरह से दो पैरामीटर होते, फिर वो उनकी डेटा टाइप भी मैच करता है, ठीक है। सो उसने देखा कि ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर है, इसके थ्रू वो इन वेरिएबल्स में ये दो वेरिएबल की वैल्यूज पास करके सेव करवा देगा। फिर आपने डिस्प्ले का फंक्शन जैसे ही कॉल किया, वो क्या करेगा, उसको अब न्यू जो वैल्यूज हैं वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। मैंने उस वक्त 3 और h एंटर किया, वही नंबर के वेरिएबल में 3 आ गया और करैक्टर के अंदर h आ गया। एक और इसी तरह के हम देखते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखते हैं। राइट अ क्लास लेंथ जिसके अंदर और ब्रेड्थ दो वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं। कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो लेंथ के वेरिएबल में 6.9 रखवा देता है एंड ब्रेड्थ के वेरिएबल में 4.2 रखवा देता है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये दोनों होंगे भी फ्लोट, क्योंकि 6.9 भी फ्लोट है और ब्रेड्थ भी फ्लोट है। फिर एक कंस्ट्रक्टर और आया जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं। वो इनिशियलाइज करवाता है जो उसमें आप वैल्यूज गिवन वैल्यू, यानी जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें जो वैल्यू आपने पास कर दी उसके अंदर वो ही इन दोनों वेरिएबल्स में लेंथ और विड्थ में वो वैल्यू चली जाएगी। फिर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद वन पैरामीटर, ठीक है, जिसके अंदर लेंथ आप बताएंगे और ब्रेड्थ की वैल्यू 7.2 फिक्स है, और इसके अंदर एक एरिया का फंक्शन है, वो उसका एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है, हमने एक रूम की क्लास बनाई, लेंथ और ब्रेड्थ इसमें फ्लोट का डबल वेरिएबल है। आपने तीन कंस्ट्रक्टर बनाए रूम के, पहले के अंदर कोई पैरामीटर नहीं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेंथ इज 6.9, ब्रेड्थ इज 4.2। एक और कंस्ट्रक्टर है इधर ब्रैकेट में, एल एंड बी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ जो पैरामीटर देंगे वो पहला पैरामीटर एल पकड़ेगा और लेंथ में रखवा देगा, दूसरा पैरामीटर बी पकड़ेगा और ब्रेड्थ के इस वेरिएबल में रखवा देगा। एक और हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया तीसरा सेम नेम का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसी को तो कहते हैं कि एक ही नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, और उसके अंदर आपने डबल और सिर्फ एक पैरामीटर पास किया len का,
वो इस एलियन को पकड़ेगा और लेंथ के वेरिएबल में रखवा देगा, ब्रेड्थ की वैल्यू उसने फिक्स रख दी। और एक सिंगल कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है, वो लेंथ और ब्रेड्थ को पकड़ता है और मल्टीप्लाई करवा के आपको वैल्यू रिटर्न करवा देता है। आपने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए। पहला कंस्ट्रक्टर रूम 1, अब जब आप रूम 1 लिखा कोई पैरामीटर नहीं, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज है लेंथ और ब्रेड्थ के वेरिएबल में, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यूज यूज होंगी। जब आपने रूम 2 लिखा और इसमें 2 वैल्यूज हैं, वो सर्च करता है कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 पैरामीटर हैं, ये वाला। लेंथ और ब्रेड्थ के वेरिएबल में वो इन दोनों को पास कर देगा। और ये जो 2 वैल्यूज हैं, अब इस वाले रूम 2 के कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ की वैल्यू 8.2 है और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है वो 6.6 है। फिर एक और रूम 3 का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसमें सिर्फ 8.2 लिखा। अब वो देखता है ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें सिंगल पैरामीटर है, भाई ये वाला। वो जो आपने पास किया वो किस में सेव हो रहा है, लेंथ में, तो वो ये लेंथ के वेरिएबल में ये 8.2 रखवाएगा और ब्रेड्थ के वेरिएबल में 7.2 रखवाएगा। अब आपने सी आउट किया, जब आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था तो एरिया क्या आया, रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया हम करेंगे और वो आपका 28.98, और उसमें उसने लेंथ इंटू विड्थ है तो वो 6.9 और 4.2 को मल्टीप्लाई करता है। हम कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज है, 6.9 और मल्टीप्लाई आपने किया जी 4.2 के साथ, तो उसने 28.98 इन वैल्यूज के साथ एरिया कैलकुलेट कर दिया। फिर आपने जब उसको पास किया 8.2 और 6.6, अब लेंथ है 8.2, ब्रेड्थ है 6.6, तो वो 8.2 मल्टीप्लाई बाय 6.6, तो इसका आंसर आता है 54.12। तो आपने रूम 2 के साथ कैलकुलेट एरिया कॉल किया तो उसने क्या दिया, 52.12। और जब आप अकेला फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें सिंगल पैरामीटर था, तो उस वक्त उसने लेंथ को सेट किया 8.2 और जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू फिक्स थी 7.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, अब एरिया उसका ये आ रहा है। एरिया कैलकुलेशन का फंक्शन सेम है, 3 अलग-अलग कंस्ट्रक्टर थे, हमने 3 अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाए, उससे हर ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एरिया कैलकुलेट होता है। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सी प्लस प्लस के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है used to initialize an object with another object of same type is known as default copy constructor। यानी आप कंस्ट्रक्टर क्यों हम बनाते हैं कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकें, तो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाते थे, तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे को इनिशियलाइज करवाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल की जो वैल्यू है दूसरे ऑब्जेक्ट में भी सेम वैल्यू चली जाएगी, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो नेम इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन ऑल क्लासेस। द यूजर डज नॉट नीड टू राइट दिस कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट एज अ सेम टाइप जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और पैरामीटर ऑफ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पेरेंथेसिस और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। आपने क्लास बनाई सर्कल, रेडियस फ्लोट है, इसमें आपने डिफॉल्ट पैरामीटर के थ्रू इसको वैल्यू दे देंगे, ठीक है, और इसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक सी का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको 3.4 दिया, ये हम ऑलरेडी स्टार्ट में यही एग्जांपल हम कर चुके हैं, और एरिया इसका कॉल किया, तो अब उसने वैल्यू कितनी इसके अंदर आ गई, 36.2984 इसकी एरिया की वैल्यू है। आपने यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर एक और ऑब्जेक्ट C2 बनाया, उसको ब्रैकेट में सी दे दिया, तो सी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वेरिएबल की वैल्यूज थी वही C2 में गई। पिछली एग्जांपल आपने देखी, यहां पर हमने अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाए तो उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर अलग-अलग वैल्यूज थी। हर ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल न्यू बनता है और उसके अंदर वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज है कि इसके अंदर आपके पास सेम वैल्यू कॉपी होती है, कि जो आपने यहाँ पे सी के ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस की वैल्यू को सेट करवाया, वही वैल्यू C2 के ऑब्जेक्ट के लिए भी रेडियस में कॉपी होती है और सेम रिजल्ट उसने दिया, तो इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर।
इसमें नाम तो कंस्ट्रक्टर का आ रहा है, बट आप ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन वो कंस्ट्रक्टर बनता है। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा अमेंडमेंट हुई थी, एडवांस लेवल पे आ गई है सी प्लस प्लस भी, तो ये चीजें आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती। पहले ये मैनुअली ऊपर कंस्ट्रक्टर बना के इधर आप पॉइंटर्स के थ्रू उसको एड्रेस उसका पास करते थे, लेकिन अब उसको नहीं करना पड़ती क्योंकि अब एडवांस लेवल पे चीजें चली गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।